हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहूंगा। कोई भी बिना होठों को मिलाए प या म बोलकर दिखाए। अरे ये तो नामुमकिन है। मतलब होठ बिल्कुल खुले रखकर अगर कोई पतंग बोलने की कोशिश करे तो आवाज ही नहीं निकलेगी ना। बिल्कुल प या म के लिए होठ मिलाने ही पड़ते हैं। सही कहा। और दोस्तों, आज की हमारी ये डीप डाइव क्लास इसी जादुई शारीरिक विज्ञान पर आधारित है। परीक्षा के समय हिंदी वर्णमाला की जो उच्चारण स्थान होते हैं वो अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं। सब विद्यार्थियों ने कभी ना कभी इसका सामना जरूर किया होगा। परीक्षा हॉल में जब सवाल आता है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो बस पसीने छूट जाते हैं। एकदम सही। क, च, ट, त, प के इस उलझे हुए जाल में फंसना बहुत आम बात है। पर आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें रटने की इस पुरानी आदत को पूरी तरह से छोड़ना है। हाँ, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है, इसके पीछे के असली विज्ञान को समझना है हमें। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने इस बेहतरीन और जादुई नोट्स में बताया है, हमें अक्षरों को रटना नहीं है, बल्कि KTM 2 ट्रिक से उन्हें अपनी उंगलियों पर समझना है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें व्यंजनों के उस मुश्किल ग्रिड से पहले भाषा के बिल्कुल बेसिक इकाई को समझना होगा। मतलब आप स्वरों की बात कर रही हैं? जी हाँ, स्वर यानी वावल्स। अगर स्वरों का रहस्य समझ आ गया तो आगे की पूरी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए स्वरों के उच्चारण स्थान को डिकोड करते हैं। अक्सर देखा गया है कि सब लोग एक पूरा चार्ट बनाते हैं और रट्टा मारते हैं कि अ कंठ है और ई तालु है। और यही तो सबसे बड़ी गलती है। रटना तो है ही नहीं, बस ध्वनि की यात्रा को महसूस करना है। अच्छा, वो कैसे? कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर से एक हवा का झोंका बाहर आ रहा है। यह हवा फेफड़ों से उठती है और सबसे पहले कंठ पर टकराती है, यानी हमारे गले पर। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं अ या आ, तो ध्यान दीजिए कि आवाज सीधे गले की गहराई से निकलती है। मुंह का कोई और हिस्सा इसमें बिल्कुल रुकावट नहीं डालता। मतलब जीभ या दांत एकदम आराम कर रहे होते हैं। हाँ, हवा एकदम बेरोक टोक बाहर आती है। इसलिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। मैं अभी सच में गले पे हाथ रखकर अ और आ बोलने की कोशिश कर रहा था। पूरा कंपन सिर्फ गले में ही महसूस हो रहा है ना? अब ध्वनि की ये यात्रा गले से थोड़ा ऊपर बढ़ती है। गले के ठीक ऊपर मुंह की छत का पिछला हिस्सा होता है, जिसे तालु कहते हैं। है। ओके, तो तालु का रोल क्या है इसमें? जब हम ई या ई बोलते हैं तो हमारी जीभ हल्की सी उठकर इसी तालु की तरफ जाती है। हवा का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है। समझ गया। इसलिए ए और ई का उच्चारण स्थान तालु है। कंठ से तालु, मतलब एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने जैसी बात हो गई है। तो एकदम सही। और अब ध्वनि सीधे मुंह के सबसे बाहरी हिस्से पर पहुंचती है, यानी हमारे होंठ, जिनको ओष्ठ कहते हैं। बिल्कुल। ऊ और ऊ बोलकर देखा जाए, बोलते समय होंठ अपने आप गोल हो जाते हैं। होंठों के बिना ये स्वर बोले ही नहीं जा सकते। ऊ ऊ। हाँ, होंठों का गोल होना तो जरूरी है। इसीलिए ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये तो पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस हो गया। आवाज अंदर गले से शुरू हुई, जिसे कंठ कहते हैं, फिर मुंह की छत पर आई, जिसे तालु कहते हैं, और आखिर में होंठों तक पहुंच गई। बिल्कुल, पीछे से आगे की ओर एक परफेक्ट सीधी रेखा। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। स्वरों में एक और अक्षर है जो अक्सर परेशान करता है, री। ये जो री है वो इस क्रम में कहाँ फिट होता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा? ये तालु से अलग होता है क्या? हाँ, मूर्धा हमारे मुंह की छत का वो कठोर हिस्सा है जो तालु से थोड़ा आगे और दांतों के ठीक पीछे होता है। अच्छा, तो तालु और दांतों के बीच वाला कड़क हिस्सा। जी। जब कोई री बोलता है तो उसकी जीभ पीछे की तरफ मुड़कर उस कठोर हिस्से को छूती है। तो अंदर गले से लेकर बाहर होंठों तक ये एक बिल्कुल तार्किक प्रवाह है। ये तो मूल स्वरों की बात हो गई। लेकिन जब परीक्षा में ए या ओ जैसे संयुक्त स्वर आते हैं, तब तो कंफ्यूजन दुगना हो जाता है। अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कुछ नया याद करना ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इन्हें याद रखने का भी कोई लॉजिकल तरीका है? बिल्कुल है। अगर मूल स्वरों का उच्चारण स्थान पता है तो संयुक्त स्वर तो बस एक आसान सा गणित का समीकरण है। गणित का समीकरण? वो कैसे भला? देखिए, ए और ए कैसे बनते हैं। ये बनते हैं अ
और ई के मिलने से, यानी अ प्लस ई बराबर ए। अ और ई को जोड़ दिया। हाँ, अब याद करते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या था? अ का उच्चारण स्थान तो कंठ था, गले से आवाज आ रही थी। बिल्कुल। और ई का उच्चारण स्थान? ई बोलते समय जीभ ऊपर उठ रही थी, तो वो तालु था। अरे रुकिए, अगर अ कंठ है और ई तालु है तो क्या होगा? तो क्या इन दोनों को मिलाने से कंठ तालव्य बन जाएगा, कंठ और तालु को जोड़कर? एकदम सही पकड़ा आपने। दोनों स्थानों का नाम जोड़ देना है, कंठ और तालु मिलकर बने कंठ तालव्य। क्या बात है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस फॉर्मूले को इतने शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है ना, भाषा का ये हिस्सा एकदम गणित जैसा लगने लगता है ना? और यही नियम ओ और औ पर भी लागू होता है। ओ बनता है अ और ऊ के मिलने से। अ प्लस ऊ। जी, अब अ हमारा कंठ है और ऊ हमारा ओष्ठ है। तो जब कंठ और ओष्ठ मिलते हैं तो क्या बनता है? कंठ और ओष्ठ मिलकर बन गए कंठोष्ठ। मतलब ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कोई रटने की जरूरत ही नहीं। यही तो इस मास्टर क्लास का मेन पॉइंट है। जब विद्यार्थी चीजों के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं तो वो ज्ञान हमेशा के लिए उनका हो जाता है। सही बात है। खैर, स्वरों में तो हवा बिना रुके बाहर आ रही थी, लेकिन अगर हम उस हवा के रास्ते में जीभ या होंठ अड़ा दें तो क्या होगा? यहीं से जन्म होता है व्यंजनों का। तो स्वरों का रहस्य तो हमने सुलझा लिया। अब क्लास को उस हिस्से की तरफ ले चलते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है, व्यंजनों का मास्टर स्ट्रोक। आप उस 5-5 वाले स्पर्श व्यंजन के ग्रिड की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। कवर्ग, चवर्ग, इसे देखकर ही परीक्षा में पसीने छूटने लगते हैं विद्यार्थियों के। हाँ, जहाँ कुल 25 अक्षर होते हैं, यहाँ हवा का रास्ता ब्लॉक होता है और फिर अचानक खुलता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी जादुई ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक? मान लीजिए एक बच्चा अपने पिताजी से स्पोर्ट्स बाइक मांग रहा है। वो क्या कहता है? पापा मुझे KTM दो। पापा मुझे KTM दो। बस यही लाइन उस पूरे 25 अक्षरों के ग्रिड को सॉल्व कर देगी। सुनने में तो बहुत कैची है, पर ये स्पोर्ट्स बाइक वाली ट्रिक हिंदी वर्णमाला के ग्रिड पर कैसे फिट बैठती है? आइए इसे डिकोड करते हैं। हमारे पास 5 वर्ग हैं और हमारी ट्रिक KTMDO में भी 5 अंग्रेजी अक्षर हैं, KTMD और O। ठीक है, तो शुरुआत के से करते हैं। सबसे पहले आता है K से होता है कंठ, और यहाँ आएगा हमारा पहला वर्ग यानी क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। बिल्कुल, ये सभी 5 अक्षर कंठ से बोले जाते हैं। तो के फॉर कंठ और क वर्ग, ये तो आसानी से मैच हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिक का दूसरा अक्षर है टी से होता है तालु। और इसके साथ आएगा दूसरा वर्ग। हाँ, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ये सभी टी यानी तालु से उच्चारित होते हैं। ओके, टी फॉर तालु और च वर्ग। तीसरा अक्षर है एम से है मूर्धा और यहाँ आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। एकदम सही। ये सभी एम यानी मूर्धा से बोले जाते हैं। जीभ पीछे मुड़कर कठोर हिस्से पर लगती है। एम फॉर मूर्धा और ट वर्ग। बिल्कुल, ट बोलते ही जीभ झटके से पीछे लगती है। चौथा अक्षर है डी से है दंत यानी दांत और हमारा वर्ग है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। हाँ, कोई भी खुद बोलकर देखे, जब त बोला जाता है तो जीभ सीधे दांतों को छूती है। बिना दांतों को छुए ये अक्षर बोले ही नहीं जा सकते। मतलब डी फॉर दंत और त वर्ग। ये तो बिल्कुल एक बांसुरी की तरह काम कर रहा है। बांसुरी कैसे? देखिए, हवा अंदर से आ रही है जो कंठ है, और हम अलग अलग छेदों पर जैसे तालु, मूर्धा और दंत पर अपनी जीभ रूपी उंगलियां रखकर ध्वनियां निकाल रहे हैं। क्या शानदार एनालॉजी दी है आपने। हमारा पूरा मुखतंत्र एक वाद्य यंत्र है और जीभ उसकी मास्टर चाबी है। और अब इस बांसुरी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिरी अक्षर है ओ से होता है ओष्ठ यानी होंठ। और हमारा आखिरी वर्ग बचा प वर्ग। हाँ, प, फ, ब, भ, म। फिर से वही बात जो क्लास के शुरू में हमने की थी, बिना होंठों को मिलाए कोई प या म नहीं बोल सकता। एकदम सच। तो ट्रिक हो गई KTM 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये ट्रिक सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, पर परीक्षा के भारी दबाव में क्या ये सच में काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे कोई च वर्ग को एम से जोड़ दे या त वर्ग को के से। इसे बिना गलती के कैसे लागू किया जाए? इसका उपाय बहुत ही सरल है। हम सभी को बचपन से ही वर्णमाला का क्रम याद होता है।
क, च, ट, त, प। ये तो कोई नहीं भूलता। हाँ, ये तो रटा हुआ है सबको। तो परीक्षा में जैसे ही सवाल आए, कुछ भी दिमाग में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। रफ पेपर पर बस ऊपर से नीचे क, च, ट, त, प लिख लेना चाहिए। अच्छा, और फिर? और फिर ठीक उसी के बगल में ऊपर से नीचे KTMDO लिख देना चाहिए। क के सामने K, च के सामने T, ट के सामने M, त के सामने D और प के सामने O। वाह, ये तो सच में अचूक तरीका है। पूरा 25 अक्षरों का ग्रिड बिना किसी गलती के सेट हो जाएगा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। और इसके पीछे की असली खूबसूरती ये है कि हमारे पूर्वजों ने वर्णमाला को रैंडमली नहीं बनाया, एनाटॉमी के आधार पर एकदम वैज्ञानिक क्रम में सजाया है। पीछे गले से शुरू होकर आगे होठों तक। सच में हैरान करने वाला है ये। बिल्कुल। इतने सालों से हिंदी बोल रहे हैं पर कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि मुंह एक मशीन की तरह काम कर रहा है। हाँ, हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन वर्णमाला सिर्फ इन 25 स्पर्श व्यंजनों पर तो खत्म नहीं होती ना। बाकी बचे व्यंजनों की पहेली का क्या? आप य, लव की बात कर रहे हैं? हाँ, य, र, ल और श, श, स जैसे अक्षर भी हैं जो अक्सर परेशान करते हैं। उन्हें इस चार्ट में कहाँ फिट करें? इस पहेली को सुलझाना भी उतना ही मजेदार है। इसके लिए कोई नया चार्ट नहीं बनाना है। इसी KTM2 चार्ट में एक छोटा सा नियम लगाना है। कौन सा नियम? नियम है एक ऊपर छोड़ा एक नीचे छोड़ा, और बस बीच के 3 में फिट करें। एक ऊपर छोड़ा एक नीचे छोड़ा। इसका मतलब हमें के और ओ को खाली छोड़ देना है। एकदम सही। KTM2 में सबसे ऊपर K है और सबसे नीचे O है। इन दोनों को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। तो बीच में बचे सिर्फ 3 स्थान, T, M और D। बस अब बचे हुए व्यंजनों को इन्हीं 3 जगहों पर सेट करना है। ये सेटिंग कैसे होगी? कोई निश्चित क्रम है क्या इसका? बिल्कुल है। सबसे पहले आता है T यानी तालु। यहाँ हम रखेंगे य और श को। य और श तालु में आ गए। उसके बाद नीचे आएंगे M यानी मूर्धा पर। यहाँ हम रखेंगे र और षटकोण वाले श को। ओके, र और श। और इसी मूर्धा में हमारे द्विगुण व्यंजन रण और ढ भी आते हैं। अच्छा, र और ढ भी मूर्धा में। हाँ, और फिर सबसे नीचे D यानी दंत पर आएंगे। यहाँ हम रखेंगे ल और स को। ये पैटर्न तो सच में कमाल का है। के और ओ को छोड़ दिया, टी में य और श, एम में र और श और डी में ल और स। है ना आसान? बहुत आसान है। पर क्या ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है या इसके पीछे भी ध्वनि विज्ञान का कोई लॉजिक है? ये सिर्फ ट्रिक नहीं है। अगर हम ध्यान दें कि कंठ और ओष्ठ को खाली क्यों छोड़ा गया है, तो इसका कारण भी साइंटिफिक है। वो कैसे? य, र, ल या श, श, स बोलते समय हमारी जीभ ना तो एकदम पीछे गले तक जाती है और ना ही एकदम बाहर होठों तक आती है। हाँ, वो तो बीच में ही रहती है। बिल्कुल, जीभ मुंह के मध्य भागों के आसपास ही रहती है, तालु, मूर्धा और दांतों के बीच। इसीलिए ये सारे अक्षर केवल T, M और D के हिस्से में ही आते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हर ध्वनि अपनी एक निश्चित जगह से ही निकल सकती है। जी। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की इस पूरी चर्चा से मुंह के अंदर की बनावट तो एकदम साफ हो गई है। लेकिन स्वर तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग अभी भी बाकी है। कौन सा अंग? नाक। बिना नाक के हमारी वर्णमाला अधूरी है। बहुत सही याद दिलाया आपने। ये नाक और मुंह का खेल समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात बिंदी और चांद बिंदी की आती है। हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक, इनमें सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुस्वार की, जिसे आम भाषा में अंग की बिंदी कहते हैं। जैसे मयंक शब्द के ऊपर जो बिंदी लगती है। बिल्कुल, ये अनुस्वार केवल नाक से बोला जाता है। मुंह से हवा का बहाव लगभग रुक जाता है और सारी ध्वनि नाक से निकलती है। तो अनुस्वार का मतलब सिर्फ नाक का इस्तेमाल। हाँ, और दूसरा होता है अनुनासिक, जिसे चांदबिंदी कहते हैं। नाम में ही नासिक है, लेकिन इसमें ध्वनि मुंह और नाक दोनों जगह से एक साथ बाहर आती है। इसके उदाहरण चांद या आंख हो सकते हैं। एकदम सही। जब चांद बोला जाता है तो हवा मुंह से भी निकलती है और नाक से भी एक गूंज आती है। समझ गया। अनुस्वार सिर्फ नाक से और अनुनासिक मुंह और नाक दोनों से। और जिनमें कोई बिंदी नहीं होती, जैसे पवन या राहुल,
वो तो सामान्य मुख से ही बोले जाते हैं ना। हाँ, उनमें नाक का कोई विशेष इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इन डायग्राम्स के जरिए स्पष्ट किया है कि हवा के प्रवाह को विजुलाइज करने से ये नाक और मुंह का खेल हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल। अगर नीले रंग से नाक से निकलने वाली हवा और लाल रंग से मुंह से निकलने वाली हवा को विजुअलाइज करें तो कभी गलती नहीं होगी। एकदम सही। तो आज की इस पूरी क्लास का निचोड़ यही है कि बस उस एक पन्ने की चीट शीट को दिमाग में रखना है। हाँ, जिसमें कंठ से निकलने वाले आ, KTM 2 का पूरा ग्रिड, संयुक्त स्वर और अनुस्वार, सब कुछ सिर्फ एक पन्ने पर समेट लिया गया है। पन्ने पलट पलट कर रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। परीक्षा से ठीक पहले बस इस एक चार्ट को देख लें और पूरा उच्चारण स्थान का टॉपिक मुट्ठी में। और सब विद्यार्थियों को ये भी याद दिला दें कि ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के PDF मुफ्त में चाहिए तो SS मंत्रा ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर भी SS मंत्रा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं सब लोग, जहां बेहतरीन तैयारी की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले हम सबको एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। वो क्या? अगली बार जब भी किसी से बात की जाए या खुद कुछ बोला जाए तो बस एक पल के लिए ध्यान दें कि मुंह के अंदर क्या चल रहा है। जीभ का डांस। हाँ, जीभ कैसे कंठ से शुरू होकर तालु, मूर्धा और दांतों के बीच एक शानदार डांस कर रही है और कैसे होठ उस आवाज को आखिरी आकार दे रहे हैं। भाषा सिर्फ रटे रटाए शब्द नहीं है, ये शरीर का एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत व्यायाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।